नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 30 जून को जिसका एग्जाम होना है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चली हैं। ठीक है, यूनिट 4 लिया है जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उतना हम क्या कर लेंगे, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और जो क्या है पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा है उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए, वीडियो पसंद आए आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आपको लग रहा है कि हमारे लिए मैटर अच्छा है, सिलेबस बाय सिलेबस है, तो उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, मित्रों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम में यूके टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी क्या हो सकते हैं, इसमें संलग्न हो सकते हैं। बाकी पीडीएफ मैं आपको ठीक है टेलीग्राम में भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, और इसी के साथ वीडियो के नीचे मोर पे जाओगे तो वहां भी आपको क्या पीडीएफ का लिंक अटैच्ड मिलेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो क्या है, पहले भारत में कुछ ऐसी जातियां थी जो अस्पृश्य या अछूत समझी जाती थी। ठीक है, ऐसी जातियां थी जो अछूत समझी जाती है। उदाहरण के लिए ठीक है, जिन्होंने संविधान की रचना की, संविधान सभा का जिन्हें शिल्पकार कहा जाता है, जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत ही क्या किए, संघर्ष किए। ठीक है, महार जाति से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, महार जाति से थे। ठीक है, जो उस समय सबसे नीची जाति, अछूत जाति समझी जाती थी। ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया, तो वही अस्पृश्य, अछूत, ठीक है, जिनको समाज में आना, समाज के कुएं से पानी पीना, समाज के मंदिर में आना, ठीक है, और समाज में रहना, ठीक है, एक ट्रेन में बैठना, ठीक है, इन सभी से उनके लिए क्या थी, पाबंदियां थी। ठीक है, अनुच्छेद 17 आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, अनुच्छेद 17 किसका वर्णन करता है, आर्टिकल 17, तो अस्पृश्य जातियों के लिए। ठीक है, जो अछूत समझी जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मीनिंग क्या है कि पहले भारत में कुछ ऐसी जातियां थी जो अस्पृश्य या अछूत कहलाती थी। ये वे जातियां थी जिनके छूने मात्र से अन्य जातियों के लिए स्वयं को अपवित्र मानने लगते थे। देखो, हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं थी, हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं विद्यमान थी। क्या समझते थे, उसमें एक ऊंची जाति, नीची जाति। ठीक है, अगर आप ज्योतिबा राव फुले की जीवनी जानेंगे, उसमें पढ़ोगे तो स्त्रियों को शिक्षा नहीं जाती थी। ठीक है, नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनकी वाइफ कौन, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले मिलकर कितना संघर्ष करते हैं। हमने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले के बारे में इसी के सिलेबस में फिलॉसफी के बारे में जो फिलोसफर हैं उनमें चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, तो समाज में पर्दा प्रथा, कुप्रथा होगी, ठीक है, सती प्रथा होगी, दास प्रथा होगी। ठीक है, और ये नीची जाति, ऊंची जाति, ये वर्ग संघर्ष था कुल मिला के। ठीक है, ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में क्या था, वर्ग संघर्ष था। तो बड़े जाति के ब्राह्मण थे, वो क्या बोलते थे कि नीची जाति हमें छुएगी तो हम भी क्या हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। ऐसी मान्यताएं थी, ऐसे उस समाज में चलता था। ठीक है, तो 1935 में भारत सरकार ने इन अछूत समझे वाली जातियों के लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधा देने के लिए अनुसूची तैयार की। ठीक है, अब 1935 में भारत सरकार के इनके लिए क्या किया, एक अनुसूची तैयार की। ठीक है, इनके लिए, इनको सुविधा प्रदान करने के लिए, इनके अच्छी गुणवत्ता के लिए, इन्हें समाज में स्थान देने के लिए, ठीक है, एक अनुसूची तैयार की। इसमें लगभग 429 जातियों के लगभग 5 से 6 करोड़ लोग शामिल थे। देखो कितने, 429 जातियां थी और 5 से 6 करोड़ लोग शामिल थे। इस सूची में सम्मिलित होने के कारण जातियां अनुसूचित जाति कहलाई। ठीक है, और इनके लिए आपने अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग पढ़ा होगा। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, मैंने बताया था पहले आपको। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है इसकी। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, याद रखना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में, सब चर्चा परिचर्चा हमने की है। इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखना, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को प्रदान की गई शैक्षिक सुविधाएं तथा
प्रोत्साहन। ठीक है, तो क्या क्या है इनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। सुविधाओं और प्रोत्साहनों की चर्चा करते हैं तो हम मुख्य रूप से निम्न बातों पर विचार करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि यह सुनिश्चित करना कि इन वर्गों के लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो। यही नहीं, यह भी देखना कि शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से इनके साथ भी क्या समान प्रकार का क्या हो, समान प्रकार की समानता मिले, किसी भी प्रकार का इनके साथ भेदभाव न किया जाए तथा उनके शैक्षिक हितों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय किया जाए। ठीक है, इनके जो शिक्षा संबंधी हित हैं उनके लिए भी क्या किया जाए, कानूनी उपाय किया जाए। ठीक है, इसमें पॉइंट सेकंड है आपके लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक हितों का बढ़ावा देने के लिए उपाय करना। ठीक है, जो अनुसूचित क्या है, जातियां हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां अपना एक अलग है। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति है वैसे अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 338 द्वारा ऐसे किया गया है। ठीक है, इसके बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, कार्य क्या है वो भी हम अगर आप जानोगे तो पॉलिटी की क्लास में हम क्या एम लक्ष्मीकांत में इनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ भी हम परिचर्चा करेंगे। अगर आपको और इनके बारे में जानना है तो हम किसी दिन एलटी के एग्जाम पूरा होने के बाद हम उनके बारे में परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जो अनुसूचित जातियां व जनजातियां हैं इनके हितों को क्या, इनके हितों के आर्थिक हितों को शैक्षिक बढ़ावा देना है, उनके लिए क्या करना है, उपाय करना है। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय करना। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल आर्थिक कारणों से वर्ग शिक्षा से वंचित न रहे। ठीक है, अब ऐसे उपाय करना, देखो आर्थिक कारणों से। ठीक है, अगर किसी के पास किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा न होने के कारण ये वर्ग क्या वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, इनके लिए क्या निःशुल्क शिक्षा, इनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इसके लिए इन वर्गों के बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है जिनसे इस पर शिक्षा के अतिरिक्त खर्चा न पड़े, जिनसे इस पर क्या शिक्षा का अतिरिक्त खर्चा न पड़े। शिक्षा के इन प्रोत्साहनों या उत्प्रेरकों को निम्न भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला पॉइंट इसमें कि इन वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, पहले ही बताया मैंने। इनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। ठीक है, इनके लिए दोपहर का भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, मिड डे मील योजना बताया है मैंने, मिड डे मील योजना। ठीक है, मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील योजना। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 1900 कितने में प्रारंभ हुआ, मुझे बताएंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे, चलो मैं बता देता हूँ, 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका पहले नाम मिड डे मील योजना था, अभी इसका नाम क्या कर दिया है, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करेंगे। अगर आपको प्रो वर्जन बनना है तो मेरे साथ आप एक्टिविटी करोगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विद्यालय यूनिफॉर्म तथा यातायात की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, इन वर्गों को क्या करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इनके शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना, दोपहर का भोजन देना और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा विद्यालय यूनिफॉर्म और यातायात की सुविधा इन्हें प्रदान करना। ठीक है, संविधान द्वारा इन वर्गों की शिक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 16 की बात करें तो उसके अनुसार सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई। ठीक है, जितने भी इस देश में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, उन सभी के लिए क्या है, अवसर की समानता है। ठीक है, अवसर मतलब कि सभी की क्या है कि सभी को क्या है, कार्य करने की। ठीक है, सभी को क्या है, खाने की, पीने की, रहने की, ठीक है, कार्य करने की अवसरों की समानता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, छुआछूत, ठीक है, अस्पृश्यता का वर्णन करता है हमारे संविधान में, तो अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत दूर करके इसे दंडनीय अपराध किया गया। ठीक है, इसे क्या दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। अगर आप किसी भी आज समाज में ना छुआछूत करते हुए पकड़े जाओगे तो आपको क्या सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाना। ठीक है, किसी जाति के विरुद्ध क्या करना, बात करना, उसे नीचा दिखाना। ठीक है, सभी क्या है, समान है, सभी क्या है, इस धरती में रहने वाले एक ईश्वर के क्या है, संतान है। ठीक है, सभी क्या है, एक ही मनुष्य हैं, सभी बोलते हैं, सभी खाते हैं, सभी पीते हैं, सभी समाज में रहते हैं, बस वो रंग लंबाई कद भार से क्या है अलग अलग है, बाकी सभी क्या है एक ईश्वर के संतान है। तो ये क्या अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, वहीं अगर बात करूं
तो इसमें इन्हें शैक्षिक अवसरों की समानता भी प्राप्त की गई। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत और इसे दंडनीय अपराध किया गया और शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त की गई। और अगर अनुच्छेद 18 की बात करूं तो राज्य घोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, भाषा, मूल, वंश, जाति अथवा इनमें से किसी आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी विद्यालय में, किसी शिक्षा संस्था में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपको धर्म, भाषा, मूल, वंश, जाति के अनुसार क्या प्रवेश, ऐसा नहीं कि तुम्हारी जाति अलग है तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा धर्म, मूल, सभी के लिए क्या है, शैक्षिक अवसर, ठीक है, समानता है, शिक्षा के समान अवसर है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है आपका कि अनुच्छेद 46, यह अनुच्छेद इन वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में रखता है। ठीक है, तो यह आपके अनुच्छेद 16, 17, 18, 46 आपके लिए क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, की पॉइंट बना लेने हैं। अब इन वर्गों को विशेष शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग की क्या सिफारिशें रहीं, तो सिफारिशें जान लेता हूं। आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता का समर्थन करते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए अधिक तीव्र प्रयत्नों की आवश्यकता है। ठीक है, इन वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था का सुझाव देने के साथ साथ आयोग ने जो अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें की उनमें मुख्य इस प्रकार है। इन्होंने क्या बोला, आयोग ने बोला कि इन्हें प्राथमिक स्तर पर और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में कहा माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में छात्रावास व छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो माध्यमिक स्तर है उसमें विद्यालय में क्या रहने के लिए क्या छात्रावास होना चाहिए और बालकों को, छात्र छात्राओं को और अदर, ठीक है, जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उस वर्ग से रहने वाले छात्रों को क्या छात्रावास और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है उच्च शिक्षा के लिए इन्हें भी छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों की सेवा में स्वयं को लगाने वाला एक और अलग कॉर्डर बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आयोग द्वारा किए गए प्रयत्न है। नई शिक्षा नीति में की गई सिफारिशें, जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या सिफारिशें की गई अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या सिफारिशें की गई है, तो इसमें पॉइंट पहला है आपके लिए, निर्धन परिवारों को अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से विद्यालय में भेजने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनको 14 वर्ष तक नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, प्रोत्साहन देना, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाना, पुरस्कार देना, छात्रवृत्ति देना, ठीक है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देना, यूनिफॉर्म देना, दिन का भोजन फ्री देना, तो इन चीज़ों की व्यवस्था की, प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इन जातियों में शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, इन जातियों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति पर क्या दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया। तीसरा पॉइंट है जिला केंद्रों पर इस वर्ग के क्षेत्रों के लिए क्रमिक रूप से छात्रावास की सुविधा को बढ़ाना था और स्कूल भवन तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि के चयन के समय इस वर्ग के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए फॉर शेड्यूल का ट्रिब्यूज के लिए क्या किया गया, तो आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र है उसी क्षेत्र में क्या होगा कि उन जनजातियों के लिए क्या, उनको शिक्षा देने के लिए उसी क्षेत्र में विद्यालय खोलने को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। आरंभिक वर्षों में आदिवासी बच्चों को उनकी ही भाषा के माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, जो आरंभिक वर्ष हैं शिक्षा के, जो ठीक है आरंभिक पहली क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास, चतुर्थ और पंचम, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा है, आरंभिक वर्षों की शिक्षा है, तो बच्चों को, आदिवासी बच्चों को उनकी ही भाषा के माध्यम में क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विशेष उपचारात्मक कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें आदिवासी छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ठीक है, ऐसे क्या विशेष उपचारात्मक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे जिसमें आदिवासी छात्र अपनी पूरी शिक्षा कर सके। ठीक है, तो हमने आदिवासी अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के बारे में जाना। ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद में, संविधान के अनुसार किस किस अनुच्छेद में इनके बारे में परिचर्चा की है। अब एक टॉपिक और आपका उसी में है, यूनिट चौथे में क्या है, देखो मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ओबीसी, आप मुझे ओबीसी का फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, ओबीसी का फुल फॉर्म बताएंगे, कमेंट में आपका
आपका फीडबैक चाहिए, प्रो वर्जन बनना है, एक्टिविटी करना है, तो आपको आज मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी मेहनत आप करते हो उससे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत आपका शिक्षक करता है। ठीक है, कि आपको ऐसा मैटर दिया जाए कि आपको उससे बाहर पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे छात्र, मेरे साथी, मेरे लर्नर यहाँ से बाहर नहीं भागे, वो जुड़े रहे, उनको मैं अच्छा मैटर दूं। ठीक है, जिससे कम चीज़ों में वो अधिक चीज़ों को समेट सके। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में जान लेते हैं। भारत में थोड़ी सी जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के लोग पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आते हैं। जिन वर्गों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है। ठीक है, जिनकी आर्थिक दृष्टि क्या है, अच्छी नहीं है, उन्हें क्या माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है। इसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों को पिछड़ा हुआ कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से क्या, स्त्रियों को पिछड़ा हुआ कहा जाता है। लेकिन आज का जो आज का जो समाज है उसमें आप देख रहे हैं कि स्त्रियां सबसे आगे हैं, वो पिछड़े नहीं हैं, वही सबसे आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में देखो, तो स्त्रियां क्या हैं, किसी से कम नहीं हैं, स्त्रियां ही क्या हैं, सबसे आगे हैं। लेकिन भारतीय संविधान की धारा 341 एवं 342 के अनुसार इनका संबंध उन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से है जिन्हें हिंदुओं द्वारा अछूत कहा जाता है। अब देखो, जो पिछड़ी स्त्रियों की बात चल रही है वो भारतीय संविधान की क्या, धारा 341 और 42 के अनुसार। ठीक है, धारा 341 और 42 के अनुसार उन जातियों के लिए है, उन अनुसूचित जातियों के लिए है, जनजातियों के है, जिन्हें क्या हिंदुओं द्वारा क्या, अछूत कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हिंदुओं द्वारा क्या कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, अनुचित प्रदाय है। ठीक है, 7 अगस्त 1990, याद रखना डेट, 7 अगस्त 1990 ईस्वी को मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करते हुए जनता दल ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि 7 अगस्त 1990 को जनता दल द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई, तो 27% के आरक्षण की घोषणा की गई। इस कमीशन ने किसी भी जाति को या वर्ग को पिछड़ा घोषित करने के 3 मापदंड बताए। ठीक है, जो ये कमीशन था, कौन कमीशन, मंडल कमीशन था, उसने क्या बोला कि अगर किसी भी जाति को हम पिछड़ा जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति घोषित करेंगे तो उसके क्या होंगे, 3 मापदंड होंगे। क्या होंगे, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षिक स्थिति की थी। इन 3 मापदंडों के आधार पर उसे क्या, उसे अनुसूचित जाति, जनजाति घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सामाजिक को 12 अंक, आर्थिक को 4 अंक और शैक्षिक को 6 अंक। सामाजिक को कितना, 12 अंक, सामाजिक को 12 अंक हो गया। आर्थिक को कितना, आर्थिक को बताएंगे मुझे, आर्थिक को 4 अंक, आर्थिक को 4 अंक और शैक्षिक को 6 अंक। ठीक है, अंकों का बजट दिया। ठीक है, जिन जातियों ने इन कुल 22 अंकों में 11 अंक अर्जित कर लिए उन्हें पिछड़ा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, देखो सामाजिक में 12 हो गया, आर्थिक में 4 हो गया और शैक्षिक में 6 हो गया। इन सब में से जिसने कितने 11 अंक अर्जित कर लिए, 11 अंक अर्जित कर लिए, वो क्या हो जाएगा, पिछड़ा जनजाति, पिछड़ा जनजाति या पिछड़े श्रेणी में उसे रखा जाएगा, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आज आप समझिए कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे की गई है। ठीक है, 3 मापदंड होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। ठीक है, क्या सोशल होता है, इकोनॉमिक्स होता है और आपका एजुकेशन होता है, तीनों के हिसाब से मापदंड होता है। टोटल कितने, 22 अंक होते हैं। ठीक है, और आज जिसने 11 अंक प्राप्त कर लिए उन्हें पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किन मापदंड के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों का सिलेक्शन किया जाता है, तो 3 मापदंड हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, इनमें से कितने मापदंड प्राप्त करने होते हैं, 11 मापदंड प्राप्त करने होते हैं। समाज में कितने अंक, 12 अंक, आर्थिक के क्षेत्र में 4 अंक और शिक्षा के क्षेत्र में 6 अंक। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता। ठीक है, इनकी निम्न कारणों से आवश्यकता पड़ी। ठीक है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, शिक्षा मूलभूत मानव अधिकार है। ठीक है, इसमें कहा गया। ठीक है, शिक्षा में समानता व निष्पक्षता की मांग के कारण, समाजवादी व्यवस्था की सफलता के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए, सबके लिए शिक्षा की मांग के कारण और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या जाना, आज हमने
अनुसूचित जाति जाना और अनुसूचित जनजाति जाना, और हमने पिछड़े वर्गों का अर्थ, मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। मैंने आपसे ओबीसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो ओ मतलब होता है अदर, बी मतलब होता है बैकवर्ड, सी मतलब होता है क्लास, ठीक है। तो क्या होता है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो समझ गए हैं, आपके सिलेबस में है। बाकी हम इससे एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाएंगे। अगर और भी इसके बारे में डीपली मुझे लगेगा कि हाँ और भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि अभी समय आपके पास बहुत कम है, सिलेबस आपका बहुत हेल्दी है, इसलिए एक नज़र में पहले सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, और नीचे वीडियो के टाइटल में मोर में जाओगे तो वहाँ भी मैं आपके लिए लिंक लगा दूंगा। बस आपको करना क्या है, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक हमें पहुँचाने की कोशिश करें, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ क्या है संसाधनों के अभाव हैं। तो आज हमने जाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का अर्थ के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है, ठीक है। तो जुड़ना है इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। थैंक यू सो मच।